मेरे शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, हम उस पीढ़ी में पैदा हुए हैं जहां हमें इतिहास के उस समय का साक्षी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है कि हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। बच्चों, ये आज़ादी का जो 75 वर्ष का हमारा सफर है, ये सदियों पहले प्रारंभ हो चुका था और ये जो ब्रिटिश हुकूमत का जुआ हमारे कंधों पर 200 साल तक था, इसको जो हमने 1947 में उतार करके फेंक दिया, इसका सफर बहुत ही कठिनाइयों से भरा पड़ा है। बच्चों, 15 अगस्त का दिन हमें सिर्फ खुशियां और उमंग मनाने की याद नहीं दिलाता, हमें यह हमेशा सचेत करता है कि जो हमारी कमजोरियां थी, जो हमारी गलतियां थी, जिसकी वजह से हम गुलाम हुए, यह हमें निरंतर उसके प्रति सचेत करता है ताकि आने वाले समय में हम उन गलतियों को न दोहराएं। भारत की आजादी की कहानी बच्चों बहुत ही पुरानी है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से भारत की आजादी के आंदोलन को देखता हूं तो मैं इसे 3 चरणों में पाता हूं। भारत की आजादी का स्वतंत्रता संघर्ष का जो प्रथम चरण था 1857 की क्रांति से प्रारंभ हुआ, जिसमें हमारे देश के संपूर्ण भाग के लोगों ने प्रतिभाग किया और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहब, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और मंगल पांडे, मेरठ की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो विद्रोह किया, जो सशस्त्र विद्रोह किया, उसने उस हुकूमत की ईंटे से ईंट बजा दी जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। 75 साल के उस बूढ़े व्यक्ति ने, आरा के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और भारत को आजाद कराने के लिए निरंतर प्रयास किया। अपनी भुजा में गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपनी भुजा को काट करके मां गंगा को समर्पित कर दिया। कुछ साम्राज्यवादी सोच के विचारक इस बात को मानते हैं यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था, लेकिन मैं उन विचारों को समर्थन नहीं देता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से वीर दामोदर सावरकर, लोकमान्य तिलक के उस विचार का समर्थन करता हूं कि यह हमारे आजादी के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था। इस आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर, आने वाले भारत के निर्माण पर दूरगामी परिणाम हुए। पहला जो सबसे बड़ा परिणाम आया वो यह था कि भारत का शासन एक ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया और शुरू हुआ भारत में उत्तरोत्तर सुधारों का काल। बच्चों, भारत की आजादी का जो दूसरा चरण था उसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया और उसका समापन महात्मा गांधी ने 1947 में किया। यह भारत के निर्माण का सबसे कठिन दौर था। भारत इस समय एक देश से राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर था। हमें अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो सबसे कठिनाई का काम था वो यह था कि भारत के लोगों को आजादी के लिए तैयार करना। तिलक ने अपनी संगठनात्मक क्षमता से इस काम को बखूबी निभाया। गणपति महोत्सव, शिवाजी जयंती, कलकत्ता में काली पूजा, इन सारे सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से तिलक ने भारतीय जनमानस को भारत की आजादी के आंदोलन से जोड़ने का एक भरपूर और दमदार प्रयास किया। तिलक ने वो नींव तैयार की जिस पर आगे जाकर के गांधी ने स्वतंत्रता का भवन खड़ा किया। इतने बड़े नेता को उसका करियर समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने 6 साल की सजा दी। उसके बाद भी तिलक की वो दृढ़ता कम नहीं हुई और 1916 में वापस लौटने के बाद एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होम रूल आंदोलन किया। उन्हें गांधी का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है, जैसे शेर शाह सूरी को अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई और गांधी ने उसी दिन भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। एक तरफ भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन का एक युग का समापन हो रहा था और दूसरी तरफ एक नए युग का प्रारंभ हो रहा था।
1900 से 1947 के बीच में आप गांधी के आंदोलनों को देखेंगे। भारत का समस्त आंदोलन गांधीवादी आंदोलन के नाम से कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। 1905 से ढाका अनुशीलन समिति के गठन के बाद से 1947 के भारत के स्वतंत्र होने तक आप आजादी के आंदोलन को अगर सूक्ष्म अवलोकन से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब जब नरमदलीय आंदोलन कमजोर पड़ा तब तब बीच में क्रांतिकारी हमारे देश के युवाओं ने आंदोलन को अनवरत बनाए रखने का प्रयास किया। सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, जतिन दास, दुर्गाबाई, कल्पना दत्त, बीना दास, सरदार उधम सिंह, इन सब ने आजादी के अनवरत प्रयास को बनाए रखा। बच्चों, हमारी आजादी का जो तीसरा और अंतिम चरण है वो भारत के निर्माण की कहानी है। आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी है। भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक ताकत बनने की कहानी है। 1947 में हिंदुस्तान के आजाद होते ही हिंदुस्तान के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। पहली जो समस्या थी भारत के एकीकरण की समस्या। बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी कि भारत उस समय 565 देशी रियासतों से मिलकर बनता था और अंग्रेज हमें इस तरह से छोड़कर जाने वाले थे कि अगर आपको आसाम से उत्तर प्रदेश जाना होता तो आप कम से कम 5 देशों से होकर गुजरते। इस एकीकरण को हमारे देश के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा किया। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के लिए आग्रह किए, एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। तो उस समय के कद्दावर नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वायसराय से कहा कि आप जब मुझसे मिलने आइएगा तो एक टोकरी लेकर आइएगा और उस टोकरी में 565 सेवों को भर कर लाइएगा। वायसराय ने सरदार पटेल से कहा कि क्या मैं 560 सेब लेकर आऊंगा तो आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे? सरदार पटेल ने दृढ़ता से मना करते हुए कहा, नहीं, आप मुझसे मिलने आइएगा तो टोकरी में 565 के 565 सेब लेकर आइएगा। सरदार पटेल वो 565 देशी रियासतों के बारे में बात कर रहे थे। आजाद होते ही दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी समस्या आई हमारे सामने, अपनी आजादी और अपने लोकतंत्र को बचाए रखने की समस्या है। क्योंकि आजाद होते ही कबायलियों के रूप में हमारे ऊपर पहला आक्रमण हुआ। हमने इस समस्या को बखूबी दृढ़ता के साथ बचा के रखा। उसके बाद शुरू हुआ भारत के निर्माण की कहानी। आजादी के बाद जो इस देश में समस्याएं थी उन समस्याओं को सुलझाने की कहानी शुरू होती है। भारत से गरीबी, अशिक्षा, असमानता, रोजगार, आर्थिक विकास, सैनिक ताकत, अंतरिक्ष में हमारा शोध, इन सारे सेक्टर्स में काम करने को लेकर भारत सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ थी। एक समय था जब हमें दुनिया के तमाम देशों ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना किया। हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन खुद बनाया। हमने अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खुद बनाया। हमने अपने IITs बनाए, हमने अपने IIM बनाए, हमने अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए। आज दुनिया के सारे संस्थानों में हमारे टेक्नोक्रेट अपनी ताकत मनवा रहे हैं। आरजी कॉलिंगवुड नाम के एक इतिहासकार ने एक बार कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, कभी हास्य के रूप में तो कभी प्रहसन के रूप में। आप सभी को समाचारों से अवगत हुआ होगा कि ये वही ब्रिटेन है, ये वही ब्रितानी हुकूमत है जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था और जिसने हम पे 200 साल राज किया। और यही हिंदुस्तान है आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में एक हिंदुस्तानी सबसे आगे है। दुनिया के टॉप मोस्ट जो 3 कंपनियां हैं उसके CEOs हिंदुस्तानी है। ये हमारी आर्थिक ताकत का नजारा है। आने वाला भविष्य भारत का होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, ज्ञान की सदी बनेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और ये बच्चे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अंत में मैं एक रोमन इतिहासकार की लाइन से अपनी बात को समाप्त करूंगा। रोम का इतिहास जिस इतिहासकार ने लिखा, महान रोमन साम्राज्य का, उससे एक रिपोर्टर ने पूछा, 7 खंडों में उन्होंने रोम का इतिहास लिखा। उससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप रोम के इतिहास को एक लाइन में बताइए। उस इतिहासकार ने कहा कि रोम के लोगों ने जब रोम को दिया,
मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तो रोमन साम्राज्य फला फूला। और जब रोम के लोगों ने रोम से लेना शुरू किया, मतलब अपने अधिकारों की बात की, तो रोमन साम्राज्य डूब गया। आइए हम यह शपथ लेते हैं कि हम अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों की बात करें। हमारे कर्तव्य क्या है? जब यह समझकर हम भारत को अपना सब कुछ देंगे, तो यह भारत आने वाले विश्व का एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।